हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक भारत का इतिहास के अध्याय 2 के भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ के अंतर्गत गुप्त काल के अंतर्गत मूर्ति कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, औषधि शास्त्र के अंतर्गत क्या विकास हुआ, क्या प्रगति हुई, उसके बारे में पढ़ेंगे। आओ शुरुआत करते हैं। मेरे इस अध्याय से संबंधित पूर्व में जो वीडियो जारी किए गए वो आई बटन पर और नीचे देख सकते हो। मूर्तिकला। गुप्त काल में मूर्तिकला के 3 प्रमुख केंद्र थे जहाँ मूर्ति बनाई जाती थी। मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। यानी पाटलिपुत्र जो बिहार की राजधानी पटना उसके पास स्थित है। मूर्तियां धातु, पत्थर, मिट्टी की बनाई जाती थी। उस काल में मूर्तियां सबसे सर्वाधिक विकास हुआ, बनाने की कला विकसित हुई। इन मूर्तियों में की प्रमुख विशेषता थी परिधान, यानी उनकी वेशभूषा, अलंकार, प्रभा मंडल, उनके मुख का केश विनाश यानी उनके बालों का अलग अलग विनाश, आसन, बैठने का उनका बैठना, आध्यात्मिकता, सरलता, भारतीयकरण आदि का विकास हुआ। सुल्तानगंज, भागलपुर, बिहार। बिहार के भागलपुर में सुल्तानगंज के अंदर महात्मा बुद्ध की 7.5 फुट ऊंची तांबे की प्रतिमा मिली है। वो कम से कम 1.25 टन से अधिक उसका वजन है, जो आज भी सुरक्षित है। गुप्त काल में 10वां अवतार की मान्यता आई। इस काल में जैन धर्म के अंतर्गत विशालकाय बाहुबली की मूर्तियां बननी शुरू हो गई। गुप्त काल में सर्वाधिक मूर्तियां ब्राह्मण हिंदू धर्म से संबंधित ही बनी गई। मंदिरों के अंदर मूर्तियां स्थापित की गई और मूर्ति पूजा आरंभ हुई। ये गुप्त काल की ही देन है। और मंदिरों के द्वार पर गंगा जमुना की मूर्तियां स्थापित की गई और अंदर विष्णु, शिव, पार्वती की मूर्तियां स्थापित की गई। और नई एक मंदिर की शैली का विकास हुआ, जैसे नागर शैली, वैसर शैली, द्राविड़ शैली, जो किसी अन्य वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देवगढ़ के दशावतार मंदिर में विष्णु की मूर्ति, उदयगिर के वराह अवतार की मूर्ति, मथुरा में महावीर की मूर्ति प्राप्त हुई, जो उत्कृष्ट कला के उदाहरण है। शिव के नारियेश्वर के रूप में की रचना भी, यानी आधा नारी का रूप ईश्वर का दिखाया गया है, इस समय ही की गई। गंगा जमुना की मूर्तियां भी गुप्त काल की देन है, जो मंदिर के प्रवेश द्वार पर स्थापित की जाती थी। अब चित्रकला यानी ड्राइंग। गुप्त काल में चित्रकला का सर्वोच्च उदाहरण अजंता, ग्वालियर की बाघ गुफाओं में प्राप्त होते हैं। अजंता, अब आगे इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। अजंता महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। के चित्रों में प्राकृतिक सौंदर्य, बोधिसत्व, जातक ग्रंथों के वर्णनात्मक दृश्यों का वर्णन है। सुंदर कल्पनाओं, रंगों की प्रभा, रेखाओं की लालित्य, विषय वस्तु की विद्वता, व्यक्ति की संपन्नता, अभिव्यंजना के कौशल के कारण अजंता के चित्र अद्वितीय है, यानी यूनिक हैं। आज अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं। कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक में सिर्फ 16 नंबर और 17 नंबर के बारे में चर्चा है। जो आप अन्य पढ़ना चाहते हो तो विस्तार में आपको वीडियो में बता दिया जाएगा। अजंता की गुफा में 9, 10, 19 नंबर की गुफाएं चैत्य गुफा से संबंधित है। जो चैत्य है यानी चैत्य बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है। इसको संस्कृत में चित्ता कहते हैं। चैत्ता का मतलब है यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो अनुयायी है या भिक्षु हैं, उनके चित्ता स्थल पर मृतक व्यक्ति की पावन राख के ऊपर समृद्धि भवन निर्माण, वृक्षारोपण की प्राचीन परंपरा का उल्लेख इसमें शुरू हुआ। शेष 25 गुफाएं बिहार है, जो भी बौद्ध भिक्षुओं के आराम के लिए बनाए जाते थे। 16वीं व गुफा में सर्वाधिक चित्र हैं। 16 नंबर और 17 नंबर की गुफाएं गुप्तकालीन हैं। 16 नंबर की गुफा में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी के सहित, जो हमारे पूर्व के वीडियो में इसकी फोटो दिखाई गई है, राजकुमारी के सहित अवलोकेश्वर, जशोदा, राहुल आदि के चित्र प्रसिद्ध हैं। गुफा नंबर 17 के चित्र को चित्रशाला कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी कि अजंता की गुफा नंबर 17 के चित्रों को चित्रशाला कहा जाता है। इस गुफा में माता शिशु का चित्र सर्वोत्कृष्ट है और इसमें झूला झूलती राजकुमारी का चित्र भी दिखाया गया है। बाघ, मध्य प्रदेश के धार में स्थित बाघ की 9 गुफाएं मिलती हैं। बाघ के भित्ति चित्तर यानी कि उनके द्वारों पर बने हुए चित्तर लौकिक जीवन से संबंधित हैं। तत्कालीन वेशभूषा,
और केश विन्यास आदि का जानकारी मिलती। उस समय लोग किस प्रकार के परिधान पहनते थे, कपड़े पहनते थे, किस प्रकार का केश विन्यास करते थे, यानी किस प्रकार अपने बालों को संवारते थे, उनका हमें ज्ञान होता है इन चित्रों से। बाघ के चित्रों की विषय लौकिक है, यानी पारिवारिक जीवन से सांसारिक जीवन से संबंधित है। यानी बाघ के जो चित्र बने हुए हैं वो हमें सांसारिक जीवन से संबंधित है, जबकि अजंता के चित्रों का विषय धार्मिक है, जो बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। यानी कि बाघ के जो चित्र है वो एक सांसारिक जीवन से संबंधित है, अजंता के जो चित्र है वो धार्मिक जीवन से संबंधित है, जिसमें बौद्ध धर्म के आदि के चित्र दिखाए गए हैं। साहित्य। गुप्त काल में साहित्य में क्या विकास हुआ? गुप्त काल में साहित्य का अद्भुत विकास हुआ। साहित्य में संस्कृत भाषा जटिल अलंकारिक शैली का विकास हुआ। पुराणों का मूल रूप जो अब हमें प्राप्त हुआ, 18 पुराण है जो मूल रूप हमें प्राप्त हुआ, उसकी रचना गुप्त काल में ही हुई। रामायण महाभारत जो हमारे प्राचीन महाकाव्य हैं उनको अंतिम रूप भी गुप्त काल में ही दिया गया। जो धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण महाकाव्य है उनको अंतिम रूप कब दिया गया? गुप्त काल में ही। गुप्त काल में अनेक स्मृतियों सूत्रों पर भाष्य लिखे गए। गुप्त काल में संस्कृत के महान विद्वान कालिदास हुए, उसने 4 काव्य और 3 नाटकों की रचना की, जो गुप्त काल के महान कवि थे। प्रयाग मरोली दक्षिण दिल्ली में स्थित जो मरोली का दो स्तंभ है जिसपे चंद्र नाम के राजा का उल्लेख है, वो प्रशस्तियां भी गुप्त काल में ही निर्मित हुई। संस्कृत का विकास हुआ। अमर सिंह ने अमरकोश लिखी जो संस्कृत व्याकरण है, चंद्रगोमी ने व्याकरण आदि पर विचार लिखे, यानी महत्वपूर्ण व्याकरण का विकास भी गुप्त काल में ही हुआ। अब गुप्त काल में हिंदू विधियों का संकलन, जो रीति रिवाज कानून हिंदू धर्म से संबंधित है, उन सभी का विकास गुप्त काल में ही हुआ। यानी जो जितने ही नियम कानून है विधियां हैं गुप्त काल में जो स्मृतियों के रूप पर संग्रहित हैं, गुप्त काल में मनुस्मृति पर आधारित भारत की प्रमुख स्मृतियों का निर्माण हुआ, जैसे नारद, बृहस्पति, कात्यायन, याज्ञवल्क्य आदि जो मनुस्मृतियां मनुस्मृति पर आधारित है। इन स्मृतियों का काल उदाहरण भी कठिन है। काल निर्धारण कठिन है, फिर भी अधिकतर इतिहासकारों की यही मान्यता है कि इस कालखंड में यानी गुप्त काल में ही मनुस्मृतियों को लेखबद्ध किया गया था। यानी समर्थ हिंदू धर्म की विधियों का संकलन गुप्त काल में ही किया गया। मनुस्मृति का महत्व स्मृति साहित्य में सर्वाधिक है। इन पर आधारित हैं अन्य स्मृतियां, नारद, बृहस्पति, कात्यायन, याज्ञवल्क्य आदि स्मृतियों का भी कानून संकलन हुआ। इसमें याज्ञवल्क्य जो स्मृति है वो व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी है। इसमें वर्ण, धर्म, वर्ण, आश्रम जो 4 है, विधि, समाज, प्रायश्चित आदि, राज्य शास्त्र आदि पक्षों का उल्लेख है। यानी राज धर्म क्या होगा, अन्य राजा के क्या कर्तव्य होगा, किस अपराध पर क्या दंड दिया जाएगा आदि विधि विधान इन स्मृतियों में संकलित है। नारद स्मृति में व्यवहार, न्यायिक प्रक्रिया, विचार, बृहस्पति में दीवानी, फौजदारी दोनों पक्षों का विवेचन किया गया है। कात्यायन ने कानून के 4 अंग धर्म, व्यवहार, चरित्र, राज शासन बताया। प्राचीन भारत में गुप्तों की साहित्य में प्रमुख देन है। यानी कि स्मृतियों का संकलन मुख्य रूप से गुप्त काल में हुआ, जो हिंदू धर्म के मुख्यतः नियम कानून माने जाते हैं। अब नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा के दृष्टि से जो बहुत महत्वपूर्ण है। नालंदा भारत का प्रमुख शिक्षा केंद्र था। उस समय वर्तमान में बिहार राज्य की पटना राजधानी के पास राजगीर में वो स्थित था। संभवतः गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। गुप्त व पूर्व मध्यकाल में इसकी ख्याति प्रकाष्ठा पर थी। देश विदेश से छात्र शिक्षा ग्रहण करने जहाँ आते थे। संभवतः हैनसांग चीनी यात्री भी जहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए आया था, जिसका इस विश्वविद्यालय में प्रवेश शिक्षा के माध्यम से होता था, यानी इंट्रेंस टेस्ट द्वारा ही वहाँ एडमिशन दिया जाता था। शिक्षकों एवं छात्रों की संख्या 10,000 से अधिक थी। जहाँ धर्म, विज्ञान, उद्योग, तर्क आदि की शिक्षा दी जाती थी। जहाँ विशाल पुस्तकालय था जो बाद में मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दिया गया। गुप्त काल में विज्ञान टेक्नोलॉजी का क्या विकास हुआ, यानी विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास। गुप्त काल में विज्ञान और तकनीक की विभिन्न शाखाओं का उल्लेखनीय विकास हुआ। इस काल में गणित, मैथमेटिक्स, ज्योतिषी, एस्ट्रोनोलॉजी, खगोल शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा आदि पर
प्रमुख रूप से विकास हुआ। सबसे पहले आर्यभट्ट। गणित का और ज्योतिषी में विशेष स्थान था। आर्यभट्ट के नाम से हमारा भारत में प्रथम उपग्रह छोड़ा गया था। आर्यभट्ट कुसुमपुर पाटलिपुत्र बिहार के निवासी थे। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक गणित की पुस्तक लिखी, जिसके 4 भाग हैं: दशम गीतकी भाग, गणितीपाद और काल क्रियापाद और गोलपाद। यानी कि आर्यभट्ट द्वारा लिखी पुस्तक आर्यभट्टियम के 4 भाग हैं। इसमें गति के बारे में बताया गया, ये गणित से संबंधित है, इसकी काल क्रिया से संबंधित है, ये सर्कल से संबंधित है। उन्होंने सर्वप्रथम ये सिद्धांत प्रतिपादित किया कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। यानी कि पृथ्वी के घूर्णन का सिद्धांत का विवेचन किया, प्रतिपादन सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही किया। भास्कर प्रथम प्रसिद्ध खगोल शास्त्री। भाष्य नामक ग्रंथ लिखा। आर्यभट्ट के ग्रंथों के दशक गति सूत्र आष्टिक शतक पर उन्होंने टीका लिखी। टीका का अर्थ होता है कठिन पदों और वाक्यों को आदि की सरल भाषा में व्याख्या करना और अपना उनके बारे में मत प्रकट करना। इस प्रकार भास्कर ने आर्यभट्ट के ग्रंथों पर अपने मत व्यक्त किया। बहरा मिहिर। गुप्त काल में खगोल शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र पर अनेक ग्रंथ बहरा मिहिर द्वारा लिखे गए। पंच सिद्धांतिका, व्रत संहिता, बृहज्जात आदि के प्रमुख ग्रंथ हैं। इन्होंने वर्गमूल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, घनमूल आदि निकालने की पद्धति का विकास किया। खगोल विज्ञान की विस्तृत विवेचना की, यानी कि एस्ट्रोनॉमी, तारे, ग्रह और नक्षत्रों आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। ब्रह्मगुप्त, जो राजस्थान के जलोर जिले के बीनवाल में उनका जन्म हुआ था, ने गणित, ज्योतिष शास्त्र में ब्रह्मपुत्र सिद्धांत, खंड खाद्य आदि ग्रंथ लिखे। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन फोर्स का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ब्रह्मगुप्त द्वारा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ब्रह्मगुप्त, जिनका जन्म राजस्थान जलोर बीनवाल में हुआ था। औषधि शास्त्र, मेडिसिन क्षेत्र में गुप्त काल में क्या विकास हुआ, क्या देन है? आज दुनिया का सिद्धांतिक पक्ष गुप्त काल में प्रबल हुआ। बागभट्ट, प्रमुख आयुर्वेद। बागभट्ट ने आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की, जो आज भी प्रासंगिक है। आज भी ये आयुर्वेद में पढ़ाया जाता है। धन्वंतरी का एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सक थे। नवनीतकम आयुर्वेद का ग्रंथ था। इस समय वनस्पति औषधियों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बीमारी का इलाज के लिए वनस्पति औषधियों का ही पेड़ पौधों से प्राप्त कर प्रयोग किया जाता था। पशु चिकित्सा यानी वेटरनरी साइंस पर भी ग्रंथ लिखे गए। वेटरनरी साइंस के अंतर्गत पशु चिकित्सा के अंदर पाल काप्या ने हस्ता आयुर्वेद ग्रंथ लिखा। यानी गुप्त काल में हाथी बहुत महत्वपूर्ण थे, जानवर थे। उनके इलाज के लिए उन्होंने पाल काया ने हस्ता आयुर्वेद लिखा, जो हाथियों की चिकित्सा के लिए में संबंधित था। यानी उस समय हाथी बहुत महत्वपूर्ण थे राजाओं के लिए, शासन के लिए, इसलिए उन पर हस्तायुर्वेद लिखा गया। भौतिक व रसायन विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अध्ययन हुए। कर्णाद ऋषि ने गुप्त काल में वैश्विक दर्शन, अणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नागार्जुन उस समय का स्पेसवाद का सिद्धांत दिया और इसे भारतीय आइंस्टीन भी माना जाता है। इसके द्वारा रसायन धातु विज्ञान के विद्वान थे। उन्होंने चांदी, सोना आदि खनिज पदार्थों के रासायनिक प्रयोगों से रोगों के निवारण को प्रमाणित किया। पारे का आविष्कार किया, यानी कि नागार्जुन द्वारा ही पारे का आविष्कार किया गया था। धातुओं को रासायनिक क्रिया द्वारा पिघालने डालने की कला की उन्नति हुई। दक्षिण दिल्ली में स्थित महरौली का लौह स्तंभ आज तक सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसको आज तक अभी तक जंग नहीं लगा, ज्यों का त्यों खड़ा है। इस गुप्त काल की विज्ञान तकनीक की भूतपूर्व विकास हुआ। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।